ये लेक्चर 15 दैट इज़ 3 फेज़ ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें क्या हमें पढ़ना है, इसमें 3 फेज़ ट्रांसफार्मर पढ़ना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ये है कि ये देखो, ये तुम्हारा कोर है जिसपे वाइंडिंग किया हुआ है। ठीक है, ये पहला फेज़, ये दूसरा फेज़, ये तीसरा फेज़। A2 A1 क्या है? पहला फेज़ का हाई वोल्टेज है। सिमिलरली B2 B1 C2 C1 हाई वोल्टेज साइड है। A2 स्मॉल A2 A1 लो वोल्टेज साइड है। हाई वोल्टेज लो वोल्टेज करने का मतलब ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। सिमिलरली ये फेज़ 1 फेज़ 2 मतलब फेज़ A फेज़ B फेज़ C। ठीक है, अब ये जो हाई वोल्टेज है इसका देखो टर्मिनल्स कुछ ऐसे निकला हुआ है। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं बुशिंग। बुशिंग क्या होता है? बेसिकली ये इतना हाई वोल्टेज होता है कि जब नेचर में आएगा तो कोरोना के कारण आर्किंग होने लगता है। मतलब इतना हाई वोल्टेज है कि आसपास के एयर को फ्यूज़ कर देता है और करंट वहाँ से स्पार्क के फॉर्म में बाहर निकलने लगता है। इसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बुशिंग देते हैं। तो बुशिंग क्या होगा? तीनों फेज़ में तुम्हारा दिया रहेगा। सिमिलरली ये जो लो फेज़ है इसमें छोटा बुशिंग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लो वोल्टेज का टर्मिनल है। ठीक है, तो लो वोल्टेज है तो स्पार्किंग भी कम होगा। ठीक है, फिर आता है ऑयल। ठीक है, ट्रांसफार्मर ये जो पूरा कोर मटेरियल है ये ऑयल के अंदर डूबा हुआ रहता है। ठीक है, और जो ऑयल है वो नैप्थेनिक ऑयल होता है। और ऑयल देखो ये एक फिन है। फिन है क्या है? फिन है। ठीक है, ऑयल पूरा यहाँ तक भरा हुआ है। ऑयल यहाँ से यहाँ जाके मतलब यहाँ से ऐसे एक पाथ फॉलो करता है। ठीक है, और ये क्या है? ये फिन्स है जो कि ट्रांसफार्मर के बाहर निकला हुआ है। ये बहुत ही नैरो होता है और यहाँ से हवा पास करते रहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ऑयल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है जो कि एयर के कांटेक्ट में आता है, जिसके कारण ऑयल ठंडा हो जाता है। कहने का मतलब जब कोर गर्म होता है तो वो हीट इस ऑयल में डिसिपेट होगा और वो हीट इस फिन्स के थ्रू ऑयल को ठंडा कर देगा। मतलब हीट डिसिपेट हो रहा है ट्रांसफार्मर का विद हेल्प ऑफ ऑयल। ठीक है, ऑयल जो है वो भरा कहाँ से जाता है? तो ऑयल के ऊपर एक सर्ज टैंक होता है। यहाँ पे एक आउटलेट है, यहीं से ऑयल फिल किया जाता है। अब सर्ज टैंक में कुछ ऑयल होता है कुछ एयर होता है। बेसिकली होता क्या है कि जब हीट जनरेट होता है तो ऑयल एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो एक्सपैंड करने के लिए उसको जगह तो चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा एयर होता है थोड़ा सा ऑयल होता है। यहाँ पे एक बकहोल रिले है। बकहोल रिले क्या करता है? बेसिकली ये सेंसर होता है। जब ऑयल एक्सपैंड कर रहा होता है तो यहाँ से जाता है। ठीक है, तो जिस रेट से जा रहा होगा उस रेट को ये सेंस करेगा। अगर बहुत हाई रेट है तो ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देगा, जिसके कारण तुम्हारा सेकेंड मतलब लोड जो है इससे कट हो जाएगा। लोड कट हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हीटिंग ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो एयर होता है वो एयर कहाँ से आता है? तो एयर आने के लिए एक चैम्बर है जिसको ब्रीदर बोला जाता है। ठीक है, ब्रीदर में एक होता है सिलिका जेल और यहाँ पे होता है स्टिकी कंपोनेंट। ठीक है, देखो यहाँ से एयर अंदर की ओर घुसेगा। ठीक है, तो अंदर की ओर घुसेगा तो यहाँ पे स्टिकी ऑयल रखा जाता है। ऑयल क्या करता है? जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से फ्रेश एयर जाएगा। अब फ्रेश एयर में मॉइस्चर होता है, मतलब नॉट एटमॉस्फेरिक एयर में मॉइस्चर होता है। उस मॉइस्चर को सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है और मॉइस्चर फ्री एयर यहाँ पे जाता है। मॉइस्चर से क्या परेशानी है? मॉइस्चर से नैप्थेलिक ऑयल का जो कॉम्पोजिशन है वो ब्रेक कर जाएगा। कौन सा कॉम्पोजिशन? तो डाइलेक्ट्रिक कॉम्पोजिशन जो इस ऑयल का है वो ब्रेक कर जाएगा। कहने का मतलब ऑयल अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लूज़ कर देगा अगर हवा में मॉइस्चर हुआ तो। इसीलिए हमें मॉइस्चर फ्री एयर चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक होता है एक्सप्लोजन वेंट। होता है क्या है? जब लोड बहुत ज़्यादा करंट डिमांड का बहुत ज़्यादा पावर डिमांड कर रहा होता है तो टेम्परेचर सडन इंक्रीज़ होता है। ठीक है, सडन इंक्रीज़ होता है तो ये जो सडन इंक्रीज़ है ये यहाँ से होके बाहर आ सकता है। अब यहाँ देखो ग्लास वेंट है, ये बहुत ही लूज़ स्ट्रेंथ का देता है। तो जब हाई प्रेशर से तेल यहाँ से बाहर आएगा तो क्या होगा कि ये ग्लास टूट जाएगा और तेल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कोई डैमेज नहीं होगा। ठीक है, अब बकहोल रिले जो है वो इसको ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देगा। ठीक है, बट ऑयल जो एक्सपैंड कर रहा है वो जाएगा कहाँ? उसको तो एक्सप्लोड करने के लिए जगह चाहिए ना, क्योंकि हीट एक मतलब ये जैसे ट्रिप सिग्नल जीरो करेगा, हीट तो जीरो नहीं हो जाएगा, हीट तो कहीं ना कहीं डिसिपेट होना ही है। तो इसीलिए ऑयल को फ्लो करने के लिए यहाँ जगह दिया रहता है। ठीक है, ये हो गया पूरा कंस्ट्रक्शन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है,
120 फेज डिफरेंस बिटवीन सप्लाई लाइन आर बाई वी, वो तो जान ही रहे हैं, 3 तो फेज के बीच में वो 120 डिग्री का वो होता है। अब यहाँ देखो नैप्थेनिक ऑयल का एडवांटेज क्या है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी मतलब उसका फ्लूइडिटी ज़्यादा होता है, फ्लूइडिटी मतलब एबल टू फ्लो, समझे, मतलब लो विस्कोसिटी मतलब ये बहुत ही कम गाढ़ा होता है तो आराम से फ्लो कर सकता है, ठीक है। वैक्स कंटेंट कम होता है तो आराम से फ्लो कर सकता है, सेम ही चीज़ है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है, मतलब -5। कहने का मतलब अगर नैप्थेनिक ऑयल यूज़ करेंगे तो ठंडा के मौसम में भी फ्रीज़ नहीं करेगा, मतलब हमें ठंडा के मौसम से टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इस पेज में देखो ये लिखा हुआ है कि पीछे नोट्स लिखा हुआ है इसको, तो अब यहाँ से पीछे जाना है। अब ये देखो ट्रांसफार्मर का एक्चुअल कनेक्शन किया हुआ है, मतलब वाइंडिंग कैसे करते हैं। तो ये देखो हाई वोल्टेज साइड है, मतलब 2 टर्मिनल तुम्हारा हाई, अब देखो 2 क्या है, 2 मतलब पॉजिटिव, ठीक है। ये तुम्हारा हाई वोल्टेज है, नीचे लो वोल्टेज है, ठीक है। अभी हम लोग तीनों को स्टार में कनेक्ट किए। स्टार मतलब क्या हुआ, सारा का 2 टर्मिनल। 2 क्या होता है, देखो ये नेचर ऑफ वाइंडिंग, मतलब वाइंडिंग इस तरह से किया हुआ है कि 2 टर्मिनल से ही करंट बाहर निकलेगा, यहाँ से भी B2 से बाहर निकलेगा, यहाँ से भी C2। तो ये जो A2 B2 C2 है ये आउट टर्मिनल हो गया, ठीक है। और A1 क्या है, B1 क्या है, CN क्या है, इसको कंबाइन करके एक न्यूट्रल बना दिए, क्यों, क्योंकि ये इन वाला टर्मिनल है। सिमिलरली लो वोल्टेज का भी 2 आउट टर्मिनल है तो इसको बाहर निकाल दिए, ठीक है। और इसका जो 1 वाला टर्मिनल है सबको शॉर्ट करके न्यूट्रल बना दिए, ठीक है। यही चीज़ हुआ है। उसके बाद ये क्या है, बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें क्या है कि एक कोर पे ही तीनों फेज का वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि 3 तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लिए जिसका इंडिविजुअल सारा वाइंडिंग है और उसको हमने स्टार स्टार में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो 2 ट्रांसफार्मर हुआ, एक जो है तुम्हारा सिंपल 3 फेज और एक बैंक से बना, दोनों का अलग अलग एडवांटेज है। अब एडवांटेज इसमें कुछ लिखने के लिए, जैसे 3 फेज है ये बड़ा होगा, बल्कि होगा, जबकि सिंगल फेज वाला छोटा होगा, इजी टू कैरी होगा, क्यों, क्योंकि एक एक यूनिट है तो एक एक यूनिट को तुम कैरी करो और फिर वहाँ पे जहाँ पे तुम्हें लगाना है, यूज़ करना है, वहाँ पे मतलब कनेक्शन कर दो, 3 फेज बन जाएगा, ठीक है। हिली एरिया में ट्रांसपोर्टेशन में सिंगल फेज वाला ईजी होता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर बोलें तो 3 फेज कंप्लीट यूनिट का सस्ता पड़ता है, वेयर एज बैंक महंगा पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 3 ठो कोर यूज़ हो रहा है, ठीक है। यही सब है। अब आता है 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन। कनेक्शन कहने का मतलब क्या होता है, हाउ डू यू परफॉर्म द कनेक्शन ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ ऑल 3 ट्रांसफार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन कहने का मतलब ये होता है कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, देखो हाई वोल्टेज जो होता है उसका 6 ठो टर्मिनल होगा, मतलब एक फेज का दो हाई वोल्टेज टर्मिनल तो 3 फेज का 6। सिमिलरली लो वोल्टेज का भी 6 टर्मिनल। तो अभी 6 को किस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे सप्लाई के साथ और लोड के साथ, तो इस टाइप का कनेक्शन को हम लोग 4 टाइप में बांटते हैं, ठीक है। मतलब जिस टाइप का कनेक्शन हम लोग करेंगे उस टाइप को हम लोगों ने 4 भाग में बांटा है, ठीक है। जो पहला टाइप होगा उसमें 0 डिग्री फेजर ग्रुप। 0 डिग्री फेजर ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सेम फेज में होगा। कहने का मतलब कोई भी लैग नहीं, इनपुट और आउटपुट सेम फेज। 180 डिग्री फेजर ग्रुप क्या हुआ, 180 डिग्री फेजर ग्रुप कहने का मतलब इनपुट वोल्टेज जो होगा आउटपुट वोल्टेज उससे 180 डिग्री लैग करेगा, या फिर अब देखो 180 डिग्री को लैग करो या लीड कहो, दोनों सेम ही चीज़ होता है, तो बोलो 180 डिग्री डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है 30 डिग्री लैग, 30 डिग्री लीड। कहने का मतलब इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज क्या कहते हैं, आउटपुट वोल्टेज जो है इनपुट से 30 डिग्री का लैग करेगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज इनपुट से 30 डिग्री का लीड करेगा। रेफरेंस में हम लोग हमेशा इनपुट वोल्टेज ही रखते हैं, ठीक है। अब 0 डिग्री फेजर ग्रुप में 2 ठो कनेक्शन बन सकता है, दैट इज़ प्राइमरी वी स्टार, सेकेंडरी वी स्टार। 0 क्या है, क्लॉक पोजीशन, ठीक है, या फिर तो डी, यहाँ पे वाई, सिमिलरली वाई डी, ठीक है। अब आओ इसका मतलब, इस एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं। YD1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, YD1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो पहला पोजीशन होता है वो हाई वोल्टेज के लिए होता है, दूसरा पोजीशन जो होता है वो लो वोल्टेज के लिए होता है,
और 1 जो है ये क्लॉक पोजीशन बताता है। क्लॉक पोजीशन कहने का मतलब ये देखो, ये क्लॉक है जिसमें 1 यहाँ पे बजता है, ठीक है। यहाँ पे 12, हमेशा 12 मतलब जो हाई वोल्टेज है उसको हम लोग 12 के पॉइंट पे रखते हैं और उसको मिनट हैंड से दिखाते हैं, ठीक है। ये जो डी है इसको इस क्लॉक पोजीशन पे दिखाना होता है, ठीक है। तो 1 बजे 1 यहाँ बजता है तो यहाँ पे एल रख दो और इसको आवर हैंड से दिखा दो, ठीक है। अब अगर कंप्लीट एक सर्कल देखोगे तो 360 डिग्री का होता है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 मतलब 12 भाग और 360 डिग्री, ठीक है। तो एक भाग कितना का पड़ा, 30 डिग्री का पड़ा ना, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये इसको कैसे पढ़ेंगे कि एल लैग कर रहा है एच से 30 डिग्री, क्यों? क्योंकि हम लोग रेफरेंस एच को लेके चलते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हाई वोल्टेज, ठीक है। और अगर हाई वोल्टेज से यहाँ अगर तुम जाओगे तो कैसे जाओगे, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज 30 डिग्री, और जो फेजर होता है उसमें अगर क्लॉकवाइज हम लोग जाते हैं तो उसको लैगिंग बोलते हैं, ठीक ना, इसको लैगिंग ही बोलते हैं ना, ठीक है। ये वही बताया गया है, ठीक है। ये क्या है, ये वही फेज़र के बारे में बताया। देखो ए फेज़र होता है, ए फेज़र के बाद बी फेज़र आता है जो कि 120 डिग्री डिस्प्लेस लैग करता है, बी के बाद सी आता है जो 120 लैग करता है। तो अगर क्लॉकवाइज हम डायरेक्शन लिखेंगे तो उसको माइनस एंगल में लिखते हैं और इसको लैगिंग बोलते हैं, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में हम अगर जाते हैं तो ए के बाद क्या आता है सी, उसके बाद बी। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल लिखा जाता है, ठीक ना, और इसको लीडिंग बोला जाता है, ठीक है। देखने का नज़रिया क्या होता है, देखो ये देखने का नज़रिया क्या होता है, अगर तुम देखोगे फेजर्स को चलते हुए तो तुम्हें क्या दिखेगा कि पहले ए फेजर आ रहा है, फिर सी आ रहा है और फिर बी आ रहा है। अब ये ऐसा हुआ क्यों, ये ऐसा समझो इस डायग्राम से, फेज़र ए जब होता है तो फेज़र ए के 120 डिग्री बाद बी चलता है और उसके 120 डिग्री बाद सी चलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट पे अगर तुम एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ा हो जाओ तो वहाँ तुम सबसे पहले ए को देखोगे, फिर 120 डिग्री बाद वहाँ पे उसी पोजीशन पे बी आएगा, और फिर 120 डिग्री के बाद उसी पोजीशन पे सी आएगा। मतलब यहाँ पे तुम कांस्टेंट हो और फेजर आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब तुम फेजर्स को कांस्टेंट कर दो और तुम आगे की ओर बढ़ो, ठीक है। जब तुम आगे की ओर बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि ए फेजर के जस्ट आगे सी है, ठीक है। इसको ऐसे समझो, पहले ए आया, उसके बाद बी आया, उसके बाद सी आया। इसका मतलब ए के आगे क्या था, ए के आगे सी था ना, ठीक है। तो अगर तुम आगे बढ़ोगे और इसको कांस्टेंट कर दोगे इसको, तो तुम्हें ए दिखेगा, फिर उसके 120 डिग्री बाद सी दिखेगा, फिर उसके 120 डिग्री बाद बी दिखेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब पॉजिटिव हम लोग जब स्टडी करते हैं तो आगे की तरह, तुम ऐसा थोड़ी ना कि टाइम के पीछे जाके देख सकते हो कि पीछे क्या हो रहा है, मतलब पास्ट में थोड़ी ना हम लोग जा सकते हैं, हम लोग तो फ्यूचर ही देखेंगे ना। तो ए के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सी दिखेगा, ठीक है। ये बस एक देखने का नज़रिया है, नथिंग अलग कुछ नहीं है। पैरेलल लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट सेम फेज पैरामीटर। अब जो है सबसे पहला कनेक्शन क्या था, y/0, टाइप 1 का y/0 मतलब 0 डिग्री फेज ग्रुप, ठीक है। y/0 कहने का मतलब हाई वोल्टेज तुम्हारा स्टार में होगा, लो वोल्टेज तुम्हारा स्टार में होगा। हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस है वो 0 क्लॉक पोजीशन होगा। 0 क्लॉक पोजीशन मतलब आवर और मिनट हैंड और आवर हैंड एक ही पोजीशन पे, ठीक है। हाई वोल्टेज मतलब प्राइम के, लो वोल्टेज मतलब सेकेंडरी। पहला पोजीशन हाई वोल्टेज का ही होता है, दूसरा पोजीशन लो वोल्टेज का होता है। 0 क्या है, क्लॉक पोजीशन, 0 क्लॉक पोजीशन। अब 0 कब बजता है, जब 12 होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तुमको मिल गया, बस इतना जानकारी से ये तुम बना लिए। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको फेज़र बनाना है, ठीक है। इसके बाद तुमको क्या करना है, फेज़र बनाना है। फेज़र क्यों बना रहा है, फेज़र इसीलिए बनाना है ताकि इंडिविजुअल फेज़ ए, फेज़ बी, फेज़ सी तब तुम बनाओगे तब तुमको फेज़ ए भी मिलेगा, दैट इज़ लाइन फेज़। और वो लाइन फेज़ जब तुमको मिलेगा दोनों हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, तभी तुम कंपेयर कर पाओगे कि फेज़ ए और बी कितना लैग कर रहा है दोनों एक दूसरे से, ठीक ना। तो इसको फेज़र बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें स्टार फेज़र होता है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे डेल्टा नहीं है, अगर डेल्टा होता तो पहले स्टार हम बनाएंगे और वो स्टार से हम डेल्टा बनाएंगे, ठीक है। कंडीशन ये है, पहले हाई वोल्टेज का फेज़र फिर लो वोल्टेज। लेकिन अगर हाई वोल्टेज में डेल्टा है और लो वोल्टेज में स्टार है तो पहले स्टार बनाना होता है, क्यों, क्योंकि स्टार ही तुमको डेल्टा के लिए गाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो हाई वोल्टेज का एरो ऐसा है, ठीक है। ईएमएफ इक्वेशन दैट इज लेक्चर 1 या 2 में ही हम लोग देखे थे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आर ऑलवेज इन सेम फेज। कहने का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में करंट गया, वहाँ फ्लक्स बना, ये फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक किया और वहाँ पे एक ईएमएफ बना, करंट फ्लो किया। यहाँ का जो ईएमएफ और यहाँ का जो ईएमएफ है हमेशा सेम फेज में होता है। सेम फेज मतलब डिट्टो सेम, कुछ भी अलग नहीं, ठीक है। यहाँ सेम फेज का मतलब ये है कि अगर हाई वोल्टेज ऐसे है ऊपर की ओर डायरेक्शन, तो ये तुम्हारा इसका जो लो वोल्टेज में जो बनेगा वो भी एकदम सेम बनेगा, ऐसे ऐसे तिरछा आड़ा तिरछा या ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, ठीक ना, ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये तो बात की बात बता दिए, छोड़ो हटाओ। तुम इसका फेज़र बनाओगे, फेज़र कैसे बनाओगे, ये ऐसे है तो ये ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यही तो भाई ईएमएफ है, ईएमएफ तो सेम फेज में ही रहेगा ना। ये ऐसे आ गया और फिर इससे 120 बी बना दिए, इससे 120 सी बना दिए, ठीक है। अब देखो ये जो है तुम्हारा हाई वोल्टेज का बन गया, ए या बी को ज्वाइन कर दोगे तो तुमको ए बी मिल जाएगा। कहने का मतलब ए बी मतलब वी ए माइनस वी बी। अगर यहाँ से बी से ए की ओर जाओगे इसका मतलब क्या है, ए बड़ा टर्मिनल है, दैट इज़ वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू वी ए बी, डायरेक्शन ऐसे ही, ठीक है। अब इससे तुम लो वोल्टेज का बनाना होता है, ठीक है। पहले हाई वोल्टेज का बनाओगे, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। इंड्यूस्ड ईएमएफ आर ऑलवेज इन सेम फेज। कहने का मतलब ए अगर ऐसा है तो लो वोल्टेज साइड में भी ए ऐसा ही होगा, ना ये ऐसे तिरछा होगा ना ऐसे तिरछा होगा, ना एरो नीचे होगा, कुछ नहीं, एकदम सेम, ठीक है। तो ए ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ए ऐसे ड्रॉ कर दिया तो बी भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, सी भी ऐसा ही होगा। ऑल इंड्यूस्ड फेज आर इन सेम फेज, ठीक है। तो तुम क्या करो, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, सी के पैरेलल इधर बना दो, ठीक है। तो मिल गया। यहाँ पे भी A1 अब यहाँ पे देखो फेज़ ए हम कहाँ से मार्क किए, 2 पोजीशन से मार्क किए। क्यों, क्योंकि वाइंडिंग का नेचर ऐसा होता है कि 2 पोजीशन से ही वो करंट बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी 2 के पास होगा और फेज़ भी हम लोग 2 के पास ही लिखेंगे, ठीक ना। ए बी बना दिए। जब इस ए बी को जब यहाँ पे तुम ड्रॉ करोगे, ठीक ना, तो देखोगे कि ओवरलैप कर जाएगा। कहने का मतलब इस वी ए बी में इस वे बी सेम फेज में है, एक 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ठीक है। मतलब वी ए बी इज़ पैरेलल टू छोटा वी ए बी, ठीक है। ये हो गया। इसको वाइंडिंग के फॉर्म में समझना है। वाइंडिंग के फॉर्म मतलब क्या हुआ, वाइंडिंग के फॉर्म मतलब जो टर्मिनल तुम्हारा ट्रांसफार्मर में निकला हुआ है उस टर्मिनल को y/0 अचीव करने के लिए हमें कैसे अरेंज करना होगा। तो अरेंज कुछ ऐसे, मतलब दोनों तुम्हारे स्टार में ही कनेक्टेड होगा। और स्टार में कैसे कनेक्शन होगा, तो देखो ऐसे, यहाँ देखो A1 सबका कंबाइंड है, न्यूट्रल बना हुआ है। तो यहाँ पे A1 B1 C1 न्यूट्रल बना दिए। सिमिलरली ये भी तुम्हारा न्यूट्रल बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो है ना, ये जो तुम बनाए इसी को देख के वाइंडिंग को हम लोग को अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे A1 B1 C1 भी न्यूट्रल से करती है, ठीक है। ये A2 टर्मिनल हो गया, B2 C2 करने का मतलब फेज ए फेज बी फेज सी। ये भी लोड साइड का मतलब सेकेंडरी साइड का फेज ए फेज बी फेज सी, ठीक है। अब ये देखो, ये जो 2 टर्मिनल हैं इसके बीच का जो वोल्टेज होगा उसको लाइन वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है, 2 फेज के बीच का वोल्टेज को हम लोग लाइन बोलते हैं, ठीक है। और एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज को हम लोग फेज वोल्टेज बोलेंगे। दैट इज़ अगर ये V एंगल 0 है तो V/√3 एंगल तो सेम ही रहेगा ना भाई, एंगल का डिफरेंस थोड़ी ना होगा, ठीक है। और करंट का बात किया जाए तो देखो सप्लाई तुम्हारा इधर कनेक्ट होगा हाई वोल्टेज में, ठीक है। तो सप्लाई से करंट अंदर की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये करंट, ये जो करंट है ये लाइन करंट है और इस वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है उसको फेज करंट बोलेंगे, ठीक है। स्टार में तो लाइन ऑफ फेज सेम ही होता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है तुमको, यहाँ का वैल्यू सब मिल गया, अब इसको इधर करना है। तो इधर कैसे करोगे, तो याद हमेशा रखना, हमेशा फेज़ वैल्यू ही रेफ़र किया जाता है, समझे ना याद। मतलब तुम या तो फेज़ वोल्टेज को सेकेंडरी साइड रेफ़र करो या तो फेज़ करंट को। मोस्टली हम लोग फेज़ वोल्टेज को ही सेकेंडरी साइड रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन में हमेशा लाइन वोल्टेज दिया रहेगा, तो लाइन को फेज़ में कन्वर्ट करोगे और फिर फेज़ को इधर रेफ़र कर दो। तो V/√3 क्या है तुम्हारा, फेज़ वोल्टेज है।
जब इसको इस साइड रेफ़र करेंगे तो v के साथ क्या होता है कि टर्न रेशियो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, दैट इज़ v इज इक्वल टू a इंटू वी। टर्न रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न रेशियो तुम्हारा होता है हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज, ठीक है, इसको तुम यहाँ पे दिमाग में डाल लो, AT इज इक्वल टू हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ देखो सीन कैसा है, सीन ऐसा है कि हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जा रहे हैं, तो A का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 मतलब LV अपॉन HV, ठीक है। तो ये LV अपॉन HV क्या हुआ, AT का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसको अगर 1/80 हो गया, AT का ओरिजिनल फॉर्मूला हाई अपॉन लो था और यहाँ पे एक्चुअली हमारा लो अपॉन हाई आ रहा है, तो एक्चुअल जो ओरिजिनल फॉर्मूला था AT का उसको 1/80 कर दो तो मेरा सेम सी चीज़ आ जाएगा, मतलब LV अपॉन HV, वही चीज़ यहाँ पे किया है, ठीक है। यहाँ पे AT का हम लोग क्या यूज़ करेंगे, AT का एक्चुअल वैल्यू यूज़ होगा हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फेज़ वोल्टेज मिल गया, फेज़ वोल्टेज मिल गया तो हमने लाइन वोल्टेज निकाल लिया, दैट इज़ √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब चूँकि EMF तुम्हारा 0 डिग्री फेजर ग्रुप था, मतलब सेम फेज़ में दोनों वोल्टेज ही रहेगा, मतलब प्राइमरी का लाइन वोल्टेज और सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज सेम फेज़ में रहेगा, ठीक है, वही चीज़ है, यही चीज़ बताया हुआ है। अब उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालना है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या, जैसे लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, टर्न रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाई अपॉन लो वोल्टेज ही होता है। तो देखो हाई वोल्टेज क्या है V, लो वोल्टेज साइड क्या है V अपॉन 80, ठीक है। तो हाई इज टू लो दैट इज़ V इज टू V अपॉन 80, दैट इज़ 80 यहाँ पे आ जाएगा तो 80 इज टू 1, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली फेज़ वोल्टेज निकाल लोगे, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा लाइन करंट एंड फेज़ करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। टर्न रेशियो जो होता है, हाँ, टर्न रेशियो जो होता है हमेशा फेज़ वोल्टेज के लिए होता है। इसको मतलब कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे हमेशा फेज़ वैल्यू ही ट्रांसफ़र करते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग जब फेज़ वैल्यू को सेकेंडरी साइड रेफ़र करते हैं तो टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। अब टर्न रेशियो का मतलब सिर्फ और सिर्फ फेज़ के साथ ही होता है, फेज़ वैल्यू के साथ ही होता है, समझे, मतलब एक फेज़ और एक न्यूट्रल के साथ ही होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर फेज़ वोल्टेज को ही रेफ़र करते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट समझाया हुआ है कि 80 का वैल्यू क्यों यहाँ पे 1/80 हुआ, अगर कन्फ्यूज़न होगा तो इसको देख लेंगे, ठीक है। दूसरा कनेक्शन आता है Y/6, दैट इज़ Y/6 कौन सा है, Y/6 ये मतलब 180 डिग्री फेजर ग्रुप का, ठीक है। Y/6 कहने का मतलब हाई वोल्टेज तुम्हारा स्टार में होगा, लो वोल्टेज स्टार में होगा, और हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में 6 क्लॉक पोजीशन का डिफरेंस होगा, तो 6 ऐसे बसता है, मतलब हाई वोल्टेज ऊपर है तो लो वोल्टेज नीचे है, ठीक है। हाई वोल्टेज यहाँ से ऊपर की तरफ है, ठीक है, स्टार है तो स्टार बना दो ऐसे 120 डिग्री B 120 डिग्री C, ठीक है, VAB ऐसे बन गया, ठीक है। अब होल्ड कर जाओ, अब तुम्हें लो वोल्टेज बनाना है, ठीक है। तो यहाँ देखो लो वोल्टेज जो है वो कैसा है नेचर विथ हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज अगर अप की हो रहा है तो लो वोल्टेज उसे 180 डिग्री डिस्प्लेस दैट इज़ डाउन एरो है, तो यही सेम पैटर्न फॉलो होगा लो वोल्टेज का लो वोल्टेज का फेज़र बनाने में, ठीक है। हाई वोल्टेज अगर ऐसे है तो लो वोल्टेज ठीक 160 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा, मतलब लो वोल्टेज एकदम स्ट्रेट लाइन होगा और डाउन की तरफ एरो होगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट डाउन, ठीक है, ऐसे या ऐसे टिल्ट नहीं, ठीक ना, क्यों, क्योंकि इंड्यूस्ड EMF आर ऑलवेज इन सेम फेज, ठीक है। तो यहाँ देखो ये ऐसे है तो इसको ऐसे बना दो, एरो आपकी तरफ होगा, एरो ये आपकी तरफ होगा, कहने का मतलब इंड्यूस्ड EMF आर ऑलवेज इन सेम फेज, अभी जो बताया वो गलत हो गया था, ठीक ना। तो सेम फेज मतलब ये जो है ये एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा, एरो भी ऊपर रहेगा, ठीक ना, बस 180 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, कहने का मतलब 180 डिग्री डिस्प्लेस होने का मतलब कि ये जो 2 टर्मिनल से करंट बाहर की ओर आ रहा था ना, अब वो नहीं होगा, अब 1 टर्मिनल से करंट बाहर की ओर आएगा, ठीक है। तो जब ये वाला तुमने बना दिया, अब तुम्हें B और C बनाना है, तो B और C के लिए क्या करो, इसके पैरेलल एक लाइन बना दो, C भी इसके पैरेलल एक बना दो, और दोनों का 2 टर्मिनल मतलब 2 वाला पॉइंट न्यूट्रल में बन जाएगा, ठीक है।
180 का डिस्प्लेस का मतलब वही होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, इसका वाइंडिंग कर दो, यहाँ पे देखो 1 वाला सब इकट्ठा है न्यूट्रल, यहाँ पे देखो 2 वाला सब इकट्ठा है न्यूट्रल, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन वोल्टेज देखोगे तो V हो जाएगा, फेज़ वोल्टेज ये हो जाएगा, इस फेज़ वोल्टेज को हम लोग रेफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा, लाइन वोल्टेज ये हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले हमें 2 टर्मिनल से आउटपुट मिल रहा था, ठीक है। देखो 2 टर्मिनल से ये क्या है, डॉट है, डॉट करने का मतलब एक्चुअल में करंट यहाँ से फ्लो होगा, इसीलिए इसको प्लस है, इसको माइनस दिया गया है, ठीक है। लेकिन 180 डिग्री कनेक्शन के कारण क्या हो गया कि अब हमें पॉजिटिव करंट 1 मतलब नेगेटिव टर्मिनल से मिल रहा है, ठीक ना। तो चेंज कुछ नहीं हुआ है, बस हम लोगों ने क्या किया, हम लोग वाइंडिंग को ही मतलब हमने लोड ही कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया कि हमें नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव करंट मिल रहा है, ठीक है, ये हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें A1 B1 से ये वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सप्लाई तरफ तुमने वो V एंगल 0 लगाया था, लोड की तरफ तुम्हें क्या मिल गया, V/80 अपॉन एंगल 180 डिग्री। कहने का मतलब एंगल यहाँ 0 है, यहाँ 180 है, ठीक ना। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब सोर्स वोल्टेज अपना हाफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा तब लोड में करंट आना स्टार्ट होगा। कहने का मतलब सोर्स हाफ साइकिल कंप्लीट करके नेगेटिव साइकिल स्टार्ट कर रहा होगा तो लोड में पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट ही हो रहा होगा, समझिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसको 180 डिग्री फेजर ग्रुप बोलेंगे, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। 180 डिग्री, हाँ देखो ये बोला हुआ है ना कि ट्रांसफार्मर में हमने लोड कुछ इस तरह से कनेक्ट किया है जिसके कारण 180 डिग्री फेजर आ रहा है। कहने का मतलब A2 B2 C2 से हमें लोड का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना था, ठीक ना, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने A2 B2 को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया। देखो होता क्या है कि ट्रांसफार्मर का जो टर्मिनल है वहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता है कि ये 2 है, 1 है, डॉट है कि क्रॉस है, समझे ना। कोई नया आदमी आएगा और ऐसे कनेक्शन कर देगा तो पता चला कि 180 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड हो गया, समझे। मान लो तेरे को 3 फेज लोड है और तुमने ऐसे कनेक्शन कर दिया, मतलब 2 टर्मिनल से ही 2 टर्मिनल को न्यूट्रल कर दिया, 1 से लोड को दे दिया तो 180 डिग्री डिस्प्लेस हो जाएगा। तुमने उस लोड को चेंज कर दो इस साइड तो फिर वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा कनेक्शन पे है। ये देखो ये फिर से उसी को रियलाइज़ करने का है। यहाँ देखो 3 फेज लोड है ABC, ठीक है। AB के बीच 0 डिग्री फेज डिफरेंस है, यहाँ जो लोड हमें कनेक्ट किया है उसमें हमें 180 डिग्री का फेज डिस्प्लेस मिल गया, ठीक है। यहाँ टर्न रेशियो जो निकाला है वो भी सेम निकाला है। टोटल पावर रिमेन कंजर्व, तो ये तो क्या ही है। अब नेक्स्ट है YD1 ग्रुप, ठीक है। YD1 क्या है, ये 30 डिग्री लैग वाला है। YD1 करने का मतलब हाई वोल्टेज तुम्हारा स्टार में रहेगा, लो वोल्टेज तुम्हारा डेल्टा में रहेगा, और हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज 1 क्लॉक पोजीशन मेंटेन करेगा। तो यहाँ देखो 1 क्लॉक पोजीशन मेंटेन कर रहा है। हाई वोल्टेज तुम्हारा मिनट हैंड होता है, लो वोल्टेज तुम्हारा आवर हैंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो विथ रिस्पेक्ट टू हाई वोल्टेज तुम लो वोल्टेज की तरफ जाना जाओगे तो कैसे जाओगे, यहाँ से क्लॉकवाइज की तरफ बढ़ना होगा। क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज जो होता है उसको लैग बोलते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज लैग होता है और उस एंगल को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या तो 30 डिग्री लैग बोलो या फिर सिंपल -30 डिग्री लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो हाई वोल्टेज ऐसे बना दिए 120 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसका हाई वोल्टेज को हम लो वोल्टेज कैसे कंपेयर करें, ठीक है, मतलब कैसे कंस्ट्रक्ट करें। यहाँ पे ये चीज़ देखो, साइनोसॉइडल ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। साइनोसॉइडल ग्राफ ये ऐसा है, ठीक है। अब मान लो मैं 2 पॉइंट कंसिडर करता हूँ, दैट इज़ दिस वन। ग्राफ पे ये पॉइंट ऐसे है, मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया। मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया तो ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब अगर इस एक्सिस पे क्या है, इस एक्सिस पे एंगल होता है और वाई एक्सिस पे वैल्यू होता है, ठीक है। अब मान लो मैं कहूँ कि मुझे इस पॉइंट से 30 डिग्री आगे बढ़ना है, तो 30 डिग्री आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री आगे बढ़ने का मतलब यहाँ से तुम 30 डिग्री ऐसे बना लो और जहाँ पे तुम्हें ग्राफ मिलेगा वो उसका नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। सेम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक ना। तुम्हें हाई वोल्टेज जो है
सॉरी लो वोल्टेज जो है हाई वोल्टेज से 30 डिग्री आगे की ओर बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक आर्बिट्ररी हाई वोल्टेज बना दो और उससे 30 डिग्री का एंगल लेके ये लाइन को ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये लाइन को ड्रॉ करने का मतलब ये हुआ कि ये लाइन को ड्रॉ करने का मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है जहाँ पे भी इस टेंजेंट को टच करेगा वो टेंजेंट जो है तुम्हारा लो वोल्टेज का फेज़र को बताएगा, ठीक ना। लो वोल्टेज का फेज़र को बताएगा मतलब फेज़ यहाँ पे होगा। इसका मतलब यहाँ पे कहीं टच किया मतलब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ आर ऑलवेज इन सेम फेज, मतलब ये ऐसे ही होगा, सेम ऐसे एरो अप, कोई भी लेफ़्ट या राइट नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें मिला ग्राफ, तो यहाँ पे हमने ए बना दिया, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि ए बन गया तो बी और सी जो है सिर्फ इसके पैरेलल बी बनेगा और इसके पैरेलल सी बनेगा, ठीक है। ध्यान ये देना है कि हमें इस न्यूट्रल पॉइंट को हमेशा सेंटर में रखना है, मतलब यहाँ से मैं इधर इस साइड भी कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, हमें इस साइड ही कंस्ट्रक्ट करना है। इस साइड ही कोई ऐसा लाइन खोजो जो कि पैरेलल हो और इधर भी पैरेलल हो, ठीक है। बेसिकली अरेंजमेंट करना है, ठीक है। अब इसका पैरेलल है तो कोई एक ऐसे बना दो, इसका पैरेलल है तो कोई ऐसे देखो ट्रायंगल कैसे बन रहा है, बस हो जाएगा, ठीक है। हो गया। अब यही जो चीज़ है इसी पे वाइंडिंग का कनेक्शन किया है, दैट इज़ मतलब ये फ्रंट साइड किया होगा, ठीक है। तो चलो आगे हो गया इतना। हाँ चलो ट्रांसफार्मर ये खुल गया, हाँ YD1, ठीक है। ये वाला गलत था, ठीक ना, ये वाला गलत है। देखो कनेक्शन कुछ इस प्रकार से किया हुआ है, ये ऐसे 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 डेल्टा का कनेक्शन है, ये स्टार का कनेक्शन है, ठीक है। इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं, ये लाइन वोल्टेज ये फेज़ है, फेज़ वोल्टेज इधर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। फेज़ वोल्टेज ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ का कुछ वोल्टेज आएगा, दैट इज़ दिस वन। और इस वोल्टेज को ये चूँकि डेल्टा है तो डेल्टा में फेज़ अलाइन सेम होता है, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ -30 डिग्री है, ठीक है। -30 मतलब क्या, लैग है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री फेज़र ग्रुप हो गया जहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 30 डिग्री से लैग कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हाई वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज, समझिए। इसको यहाँ पे रियलाइज़ भी करोगे तो -30 डिग्री आ गया, ठीक है। ये टर्न रेशियो निकाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है YD11। YD11 क्या होता है, मतलब हाई वोल्टेज तुम्हारा Y में रहेगा, लो वोल्टेज डेल्टा में रहेगा और 11 क्लॉक पोजीशन पे रहेगा लो वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज इधर है तो इसका 11 वो क्लॉक पोजीशन ये होता है, मतलब देखो तुम 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बढ़े, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बढ़े मतलब 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लीड करता है, मतलब 30 डिग्री का लीड हो रहा है। कहने का मतलब लो वोल्टेज जो है वो 30 डिग्री लीड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हाई वोल्टेज, ठीक है। जब ग्राफ बनाते हैं तो लीड क्या होता है, जब दो ग्राफ बनाओगे तो लीड इस साइड आएगा, ठीक है, और लैग आगे की ओर, ठीक ना। और जब एक ही ग्राफ में अगर स्टडी करना है तो लीड आगे लैग पीछे, ठीक है। इसको मैं लिखा होगा कहीं पे तो लिखे होंगे ये चीज़, ठीक है। अब फेज़र बनाना है तो ABC तो वैसे ही बना दिए 120 डिग्री डिस्प्लेस, ठीक है। ये कैसे बनाएंगे, मेन क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे हाई वोल्टेज और 11 o'clock पे तुम एक आर्बिट्रेरी लाइन बना दो, ठीक है। कहीं ना कहीं तो ये ग्राफ को मीट करेगा ही नहीं, ग्राफ मतलब साइनोसॉइडल को मीट करेगा। तो मान लो यहाँ पे मीट किया तो यहाँ पे ए फेज़र बना देना। अब ये एकदम स्ट्रेट होगा, यहाँ पे स्लैंट बन गया जो कि गलत है, ठीक है। ये एकदम स्ट्रेट होगा इसके, क्यों, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ आर ऑलवेज इन सेम फेज, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब ऐसे हो गया तो तुम्हें ध्यान रखना है कि बी और सी राइट साइड करना है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे है। तो इसके पैरेलल एक ठो लाइन बना दो, इसके पैरेलल एक ठो लाइन बना दो, इसके पैरेलल एक ठो लाइन बना दो, और कहीं ना कहीं तो ये ट्रायंगल बन ही जाएगा, ठीक ना। ये ठीक तरीके से नहीं बना है लेकिन बन जाएगा, ठीक है। अब इसको देख के कनेक्शन कर दो, कनेक्शन कर दोगे तो यहाँ लाइन वोल्टेज, ठीक है। लाइन वोल्टेज हमेशा V एंगल 0 दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि लाइन वोल्टेज देना हमारे हाथ में है, तो हमने जो वोल्टेज दिया उसी के रिस्पेक्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ लाइन फेज को इधर रेफ़र किए, इस वोल्टेज से ये वोल्टेज निकाले। अब चूँकि ये डेल्टा है तो ये वोल्टेज ही यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये 0 है, ये 30 डिग्री का लीड मार रहा है, ठीक है। तो YD ये 30 डिग्री लीड का फेजर ग्रुप बन गया, ठीक है। अब यहाँ इसी चीज़ को रियलाइज़ करने का कोशिश किया गया है, ABC। अब यहाँ देखो सोर्स का जो वोल्टेज है
सोर्स का जो वोल्टेज है उससे 30 डिग्री लीड करेगा। कौन करेगा? लोड करेगा। कहने का मतलब सोर्स का, देखो ये वेव फॉर्म है, ठीक है। सोर्स में जहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा वहाँ से लोड स्टार्ट होगा। कहने का मतलब जो सोर्स का 30 डिग्री होगा वो लोड का 0 डिग्री होगा। समझ गए ना? तो यहाँ देखो लीड का मतलब क्या होगा? लीड का मतलब अगर सेम ग्राफ में देख रहे हो तो लीड मतलब आगे होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब सोर्स यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है तो लो वोल्टेज 30 डिग्री लीड करेगा, मतलब वो 30 डिग्री आगे से स्टार्ट ही होगा। मतलब 30 डिग्री जब सोर्स का हो जाएगा तो वहाँ पे लोड का क्या होगा? 0 डिग्री, ठीक है। या फिर तो इस ग्राफ को ही 30 डिग्री लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर दो तो भी तुम्हारा बात बन जाएगा, ठीक ना। वही चीज़ है। अब ये जो चीज़, एक चीज़ समझो कि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा सिचुएशन हो गया। देखो सोर्स जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ और 30 डिग्री पे जो चीज़ आया वो लोड के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि सोर्स अभी स्टार्ट हो गया 30 पे पहुँचा था और उसी इंस्टेंट पे लोड में 30 पहले ही आ गया। कहने का मतलब अगर तुम जीरो टाइम पे अगर तुम देखोगे तो सोर्स का कुछ ऐसा वैल्यू है, ठीक है। लेकिन लोड का तुम 0 टाइम पे तुम देखोगे तो लोड का जो वैल्यू होगा कुछ ऐसा वैल्यू होगा। ये तो वही बात हो गया कि वोल्टेज आया, मतलब सोर्स साइड हमें वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है लेकिन करंट मिल रहा है। समझे? मतलब फ्यूचर का बात हो गया। मतलब 0 इंस्टेंट पे एक्चुअल सोर्स ये चीज़ है लेकिन लोड में 0 इंस्टेंट पे हमें ये मिल रहा है, मतलब फ्यूचर का कोई वैल्यू मिल रहा है। तो ये काफ़ी आर्बिट्रेरी चीज़ हो गया। मतलब कैपेसिटर वाला केस, कैपेसिटर में क्या होता है कि करंट वोल्टेज से एक्सीड कर जाता है। सेम वही चीज़, मतलब 30 डिग्री लीड वाला जो केस है ना वो आर्बिट्रेरी केस हो गया, ठीक है। क्यों आर्बिट्रेरी हुआ? क्योंकि सोर्स जब मतलब 0 इंस्टेंट पे देख रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने स्विच ऑन किया है, 0 इंस्टेंट पे देख रहे हैं। 0 इंस्टेंट पे सोर्स इतना वोल्टेज दे रहा है जबकि 0 इंस्टेंट पे लोड में ये वाला वोल्टेज मिल रहा है। समझे? तो ऐसा कैसे हो सकता है? फ्यूचर वाला चीज़ 0 इंस्टेंट पे लोड में कैसे आ सकता है? ये तो यही हुआ कि सोर्स है ही नहीं फिर, लेकिन लोड में हमें फिर भी करंट मिल रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट जो कनेक्शन आता है वो DD0 कनेक्शन आता है। DD0 क्या है? मतलब हाई वोल्टेज भी तुम्हारा डेल्टा, लो वोल्टेज भी तुम्हारा डेल्टा, ठीक है। 0 कहने का मतलब 12 o'clock, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। तो इसका फेज़र कैसे बनेगा? इसका फेज़र कैसे बनेगा? तो तुम नॉर्मल डेल्टा बना दो, बीच में न्यूट्रल रख दो और ये जो है सेम, एकदम सेम इसका ये बना दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा तुम्हारा, क्योंकि 0 डिग्री है तो सब सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे पिछला मैं एंगल बताना भूल गया यार। हाँ, ये वाला एंगल देखो कैसे 30 डिग्री लीड हुआ। ये देखो हुआ क्या कि VAB तो पता चल गया। ये वाला जो फेजर होता है ना डेल्टा में, वो VAB, देखो डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होता है, ठीक ना। तो VAB कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो तुम देखो ये तुम्हारा C1 C2 से 60 डिग्री पे B1 B2 है, ठीक है। कहने का मतलब VAB जो है C1 C2 से 60 डिग्री पे है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख लो, हाँ देखो यहाँ पे जो VAB है वो क्या है, B1 B2 ही VAB बन रहा है, ठीक है। तो B1 B2 को ही VAB लिख दिए और ये वाला A से B कनेक्ट कर दो। तो यहाँ देखो VAB, कैपिटल VAB से तुम अगर एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री जाओगे तो तुम्हें स्मॉल VAB मतलब लोड का VAB मिल जाएगा। कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब 30 डिग्री लीड, ठीक है। ये समझ गया। यहाँ पे भी कुछ वही चीज़ हुआ है। DD0 कनेक्शन यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ देखो कोई भी एक देख लो, VAB स्मॉल VAB सेम ही होगा, सेम होगा तो फिर ये भी सेम ही है, ठीक है। लाइन टू वोल्टेज रेशियो, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सर ने बताया, यहाँ पे सर ने एक कॉन्सेप्ट बताया कि डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वहाँ पे नेम प्लेट रेटिंग जो होता है वो फेज़ करंट को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो डेल्टा में क्या होता है, फेज़ करंट और लाइन करंट अलग अलग होता है। फेज़ करंट का वैल्यू कम होता है, लाइन करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है। जो लाइन करंट होता है
जैसे यहाँ से मान लो लाइन करंट जाएगा तो इस वाला करंट प्लस ये वाला करंट ऐड होकर लाइन करंट बनता है, मतलब लाइन करंट में 2 वाइंडिंग का करंट होता है, ठीक ना। और जबकि बात किया जाए वाइंडिंग का, तो वाइंडिंग जो होता है वो तुम्हारा हर वाइंडिंग का एक रेटिंग होता है, मतलब जितना इंसुलेशन दिया होगा और जितना कॉपर का मटेरियल यूज़ किया होगा उतना ही करंट इसमें फ्लो कर सकता है, ठीक ना। तो डेल्टा में जब नेम प्लेट रेटिंग दिया होता है तो एक वाइंडिंग का रेटिंग है, वाइंडिंग में कौन सा करंट बहेगा, फेज़ करंट, ठीक ना। तो नेम प्लेट रेटिंग ऑफ डेल्टा में फेज़ करंट होता है। नेम प्लेट रेटिंग कौन सा होता है, नेम प्लेट रेटिंग करंट रेटिंग कौन सा होता है, फेज़ करंट, ठीक है। फिर आता है DD6। DD6 क्या है, DD6 में 180 डिग्री डिस्प्लेस्ड, इसमें भी कुछ खास A1 A2 ऐसे है तो A1 A2 ऐसे ही रहेगा, ठीक ना, फेज चेंज नहीं होता है। जो इंड्यूस्ड EMF और ऑलवेज इन सेम फेज, ठीक है। यहाँ पे ये रेफरेंस हो गया, ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, इसको सेंटर में मार के एक सर्कल बना दो, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया। जब ये हाँ ये DY1, ठीक है, ये DY1 कनेक्शन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। हाई वोल्टेज तुम्हारा डेल्टा में, लो वोल्टेज स्टार में 1 क्लॉक पोजीशन, ठीक है। क्लॉक पोजीशन ऑफ लो वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू हाई वोल्टेज, ठीक है। तो देखो लो वोल्टेज जो है स्टार में है और ये 1 क्लॉक पोजीशन पे है, ठीक है। ये हाई वोल्टेज तुम्हारा डेल्टा में है और ये 12 बजे है, ठीक है। यहाँ से क्लॉकवाइज बढ़ोगे तब 30 डिग्री तब तुम्हें लो वोल्टेज मिलेगा, मतलब ये 30 डिग्री कैसा है, लैगिंग, दैट इज़ -30 डिग्री, ठीक है। इसका फेजर कैसे बनेगा, तो ये देखो डेल्टा है और स्टार है, ठीक है। हमें कायदे से पहले स्टार का बनाना होता है, क्योंकि स्टार का बनाएंगे तभी हमें डेल्टा का पता चलेगा, ठीक है। तो ये देखो स्टार, ये जो स्टार है ये बनेगा कैसे, इसमें देखना ये और ये स्टार है, समझे, इसको मत देख लेना, ये डेल्टा है, मतलब ये तो तुम्हारा लाइन फेस है ना, तो कन्फ्यूज़न हो जा रहा है इसको देखिए, ये ऐसे और ऐसे स्टार है, ठीक है। अब ये बताते हैं कि ये बने, देखो हमें स्टार ही तो बनाना है। स्टार में क्या है कि कैसे भी बना दो, बस फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक रैंडम कॉन्फ़िगरेशन चुन लिया, दैट इज़ ऐसे ऐसे और ऐसे। यहाँ पे ये A2 A1 है, ठीक है, इससे 120 डिग्री लैगिंग B1 B2 है, इससे 120 डिग्री लैगिंग C1 C2 है, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। और A और B को ज्वाइन कर दिया तो हमें VAB फेजर मिल गया। VAB क्या है, लो वोल्टेज है, ठीक है। नहीं देखो ये रैंडम फिगर नहीं, इसमें क्या है, देखो लो वोल्टेज जो है तुम्हारा 30 डिग्री लैग कर रहा है, 30 डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, एक आर्बिट्ररी एक वैल्यू बनाना है, उससे 30 डिग्री लैगिंग एक फेज़र बना देना है, ठीक है। अब साइनोसॉइडल वेव में कहीं ना कहीं तो इधर टच करेगा ही, जिधर टच कर लिया उधर ही हमें A1 A2 बना दिए, ठीक है सर। तो हमने क्या किया, पहले लो वोल्टेज का स्टार बना रहे हैं, स्टार लो वोल्टेज में क्या है, स्टार, ठीक है। तो A1 A2 30 डिग्री का लैग के बना दिए, ठीक है। इससे 120 डिग्री का लैग पे B1 B2 बना दिया, इससे 120 डिग्री का लैग पे C1 C2 बना दिया, ठीक है। अब देखो इंड्यूस्ड EMF आर ऑलवेज इन सेम फेज, मतलब A1 A2 का जो फेज है दैट इज़ ऐसा एंगल में सीधा एरो, ये हाई वोल्टेज का A1 A2 भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो इसके पैरेलल हमें ये A1 A2 बनाना है, इसके पैरेलल और C के पैरेलल एक एक फेजर बना दो, ठीक है। तो वो बना दिए तो हमें कुछ ऐसा सीन मिल गया, ठीक है। अब A और B को देखो, ये डेल्टा है तो यहाँ पे A और B क्या होगा, ये फेज़र A है, ये फेज़र B है, ये VAB बन गया। अब ये फेज़र A क्यों है, क्योंकि A1 A2 का 2 टर्मिनल यहाँ पे है और वाइंडिंग ऐसा होता है कि 2 टर्मिनल से ही करंट बाहर निकलता है, इसीलिए यहाँ पे A फेज़र बनाया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे B2 है तो B1 फेज़र, इसको ऐड कर दिए तो ऐसा डायरेक्शन में VAB आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो VAB जो है ये B1 B2 से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे B1 B2 से 30 डिग्री में VAB बन गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव, मतलब लैग, तो कहने का मतलब V छोटा AB लैग्स हाई वोल्टेज बाय 30 डिग्री, ठीक है। इसी का कनेक्शन देखो कर दिए, जो यहाँ का रीडिंग देख के कनेक्शन कर दो तुम्हें मिल जाएगा, ये सब वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर नेम प्लेट इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज,
हाँ देखो, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में नेम प्लेट जो रेटिंग, अब ये देखो ये जो चीज़ है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, नेम प्लेट रेटिंग इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में याद रखना कि अगर क्वेश्चन में डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है तो वहाँ जो तुम्हें वोल्टेज देगा क्वेश्चन में वो लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा, जो रेटेड वोल्टेज तुम लोगे वो भी लाइन टू लाइन ही लोगे, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डेल्टा स्टार में ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि स्टार जो है ये हमारा आउटपुट साइड है, मतलब लो वोल्टेज साइड, और आउटपुट साइड हमेशा लाइन टू लाइन वोल्टेज ही बताया जाता है, ठीक ना। DY11 ये भी कुछ वैसा ही, हाई वोल्टेज डेल्टा में रहेगा, लो वोल्टेज वाई में रहेगा, और लो वोल्टेज जो 11 पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब हाई वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहा है, तो ये हाई वोल्टेज मैंने बना दिया आर्बिट्रेरी, ठीक है। इससे 30 डिग्री लीड 11 o'clock तो इधर ही आएगा ना, तो ग्राफ कहीं होगा तो यहाँ पे बन गया, तो A2 A1 ऐसे बना दिया। अब देखो A2 A1 जो है ये न्यूट्रल को पॉइंट कंसिडर करते हुए ऐसे बना दो, ठीक है, B बन गया, C बन गया, ठीक है। यही सेम पैरेलल ऐसे बनेगा A2 A1, फिर इधर ही देख के बना दो। जब ये एंगल देखोगे तो ये देखो B1 B2 से VAB 30 डिग्री बना रहा है, मतलब B1 B2 से 30 डिग्री ऊपर तुम्हारा VAB होगा, ठीक ना। यहाँ पे VAB ये है, तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये ऐसे एरो आएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीड, ठीक है, ये वही चीज़ हो गया। अब ये देखो यहाँ पे क्या बताया कि स्टार कनेक्शन जो होता है, यहाँ पे हम लोग स्टार कनेक्शन हम लोग हमेशा हाई वोल्टेज साइड मतलब हाई वोल्टेज साइड हमेशा स्टार कनेक्शन में रखते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि स्टार वोल्टेज तुम्हारा जो वोल्टेज एक्सप्रेस किया जाता है रेटिंग में वो लाइन टू लाइन एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। और फेज़ वोल्टेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज से कम होता है, ठीक है। फेज़ वोल्टेज का मतलब वाइंडिंग वोल्टेज, कहने का मतलब जब तुम्हारा फेज़ वोल्टेज कम है मतलब वाइंडिंग में जो इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा वो भी कम, मतलब हाई वोल्टेज है लेकिन वाइंडिंग में इंसुलेशन हमें कम की रिक्वायरमेंट हो रही है। क्यों, क्योंकि फेज़ वोल्टेज जो होता है वो छोटा होता है विद रिस्पेक्ट टू हाई वोल्टेज, किसमें, स्टार कनेक्शन में, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन जो है हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में लो वोल्टेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि डेल्टा में फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम ही होता है, तो वोल्टेज का रेटिंग के लिए वाइंडिंग जो होता है वाइंडिंग इंसुलेशन सेम ही देना पड़ेगा, समझे ना। तो अगर हाई वोल्टेज दे रहे हो डेल्टा में तो वाइंडिंग में इंसुलेशन भी हाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग कॉस्टली लगेगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ बताए थे सर, कुछ खास नहीं। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया, तो न्यूमेरिकल तो ठीक है, खत्म और क्या।